फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एमपीपीएससी प्री या मेंस के लिए बन सकते हैं, उन सभी के बारे में देखेंगे इस वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। तो बने रहें आप पूरा लास्ट तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्या, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो कि एक नंबर के क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा सकता है। तो संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। यानी कि जो वन लाइनर क्वेश्चन है एमपीपीएससी प्री के लिए, उसमें से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो 1937 में इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को। ठीक है, और जो है आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हर बार ये पूछा जाता है कि जो नीति निदेशक तत्वों को जो है भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन आयरलैंड में नीति निदेशक तत्व जो थे उन्हें कहाँ से लिया गया था, तो उसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। यानी कि आयरलैंड का भी अपना नीति निदेशक तत्व नहीं था, बल्कि उसने भी कहीं से ग्रहण किया था। कहाँ से, तो स्पेन से। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो कि लोगों को कई बार पता नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद भीमराव अंबेडकर के अनुसार निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। एक क्वेश्चन ये है कि ये पूछा जा चुका है कई बार कि निदेशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है, ये किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था। ठीक है, तो एक नंबर का ये क्वेश्चन भी बनता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। यानी कि संविधानों की मूल आत्मा निदेशक तत्वों को किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, इसके बाद जो है आगे देखते हैं निदेशक तत्वों की विशेषताएं। यानी कि निदेशक तत्व जो हैं इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो है नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी राज्य जो है मतलब कि कोई भी कानून या नियम बनाएगा। ठीक है, इसे ध्यान में रखा जाएगा नीति निर्देशक तत्वों को। और इसके बाद है अगला पॉइंट क्या है इसकी विशेषताओं में, तो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण हैं और इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। ठीक है, और इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, ना कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेश काल में था। यानी कि नीति निदेशक तत्व में ऐसी चीज़ों को शामिल किया गया है जिसके तहत एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, जहाँ पर उच्च आदर्श, स्वतंत्रता एवं समानता बनी रहे समाज में। ठीक है, इसके बाद अगली विशेषता देखते हैं। तो जो है अगली विशेषता क्या है, निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अतः सरकार, केंद्र सरकार एवं स्थानीय इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और उन्हें विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो मूल अधिकारों की तरह जो है न्यायोचित नहीं है। यानी कि यदि इसकी बात कोई भी राज्य, मान लीजिए कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को नहीं मानता उसकी बातों को, तो न्यायालय जो है बाध्य नहीं कर सकती है इसे मनवाने के लिए राज्यों को। ठीक है, जिस प्रकार से मूल अधिकारों को मनवाने के लिए न्यायालय जो है बाध्य कर सकती है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को मनवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद अब हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित समाजवादी सिद्धांत। निदेशक तत्वों से संबंधित जो समाजवादी सिद्धांत है उसे देख लेते हैं। तो ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत समाजवाद के आलोक में है और ये लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, और ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं और ये राज्य को निर्देश देते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं और ये राज्य को निर्देश देते हैं। कुछ निर्देश इसके द्वारा राज्य को दिया जाता है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। अनुच्छेद 38 के तहत जो है नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा कुछ जो सलाह दी जाती है राज्यों को, वो ये है, ठीक है। और किसके तहत दी जाती है? तो अनुच्छेद 38 में जो नीति निर्देशक तत्व वर्णित है उसके द्वारा। इसके बाद सुरक्षित करना, यानी कि अनुच्छेद 39 में क्या लिखा है? जो अनुच्छेद 39 में नीति निर्देशक तत्व हैं, सुरक्षित करना, यानी किसे सुरक्षित करना? तो सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार मिले, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण हो और धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, यानी कि धन और जो उत्पादन के साधन हैं उनका संकेंद्रण रोकना, यानी कि एक ही जगह पर उसे केंद्रित ना कर देना बल्कि विस्तृत करना, ताकि हर व्यक्ति जो है धन और उत्पादन के धन को कमा सके और उत्पादन का लाभ ले सके, ठीक है। इसके बाद है पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कार्य के लिए स्त्री को कम वेतन दिया जा रहा है और पुरुष को जो है ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में नीति निर्देशक तत्व इस चीज़ का विरोध करते हैं। नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि एक ही कार्य के लिए स्त्री हो पुरुष तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए, और बालकों को बालाम श्रम से संरक्षण, यानी कि बालकों के जो बाल श्रम है उससे संरक्षण देने की बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर देने के जो भी पहल करते हैं नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद अगला क्या है? तो अगला है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 का के तहत नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं? तो समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात करते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसके बाद काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरुक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने में अधिकार को संरक्षित करना अनुच्छेद 41 के तहत नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। यानी कि बुढ़ापे में, बीमारी में और निःशक्तता में जो है राज्य के द्वारा सहायता पाने का हक होता है प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है। तो इसकी पहल भी करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। किसके तहत? अनुच्छेद 42 के तहत, ठीक है। काम की न्याय संगत यानी कि जो है सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने की पहल कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद देखते हैं आगे, सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर अनुच्छेद 43 के तहत देने की बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 43 का के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना, यानी अनुच्छेद 43 का के तहत उद्योगों के प्रबंध में, मैनेजमेंट में काम करने वालों के लिए भाग लेने के लिए कदम उठाने की भी बात करते हैं। इसके बाद अगला क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना जो है इसकी भी बात होती है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत और अनुच्छेद 47 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। निर्देशक तत्वों से संबंधी गांधीवादी सिद्धांत, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित जो गांधीवादी सिद्धांत है उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। और ये राज्य से अपेक्षा करते हैं कि पहला क्या अपेक्षा करते हैं, मतलब यानी कि जो गांधी जी सोचते थे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि उसके अंतर्गत ये चीज़ें होनी चाहिए, तो
कुछ पॉइंट्स उनके भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो जिसमें से पहला क्या है, तो ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, जो कि अनुच्छेद 40 में जो है वर्णित किया गया है। यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करके स्व सरकार यानी कि खुद के द्वारा सरकार चलाने की जो है शक्तियां प्रदान करने की बात गांधी जी ने की है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। और आज हम देखते हैं कि ग्राम पंचायतें इसका एक जीता जाता स्वरूप हैं, ठीक है, स्थानीय सरकार के रूप में। इसके बाद दूसरा क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों और व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। कुल मिला के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, मध्यम स्तर के उद्योग हैं, तो उनको बढ़ावा देने की बात गांधी जी ने की थी, जिसे शामिल किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में 43 में, ठीक है। अगला है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने की बात जो है अनुच्छेद 43 बी में कही गई है, ठीक है। गांधी जी के द्वारा ये बात कही गई थी, जिसे शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, तो आगे देख लेते हैं। तो आगे है चौथा क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा करना, जो है किसके तहत है, तो अनुच्छेद 46 के तहत ये कहा गया है, ठीक है। और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध, ये कहा किसके तहत है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 47 के तहत ये कहा गया है। इसके बाद गाय, बछड़ा एवं अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देना, ये भी अनुच्छेद 48 में वर्णित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, निर्देशक तत्वों की उपयोगिता, यानी कि निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व, उनकी उपयोगिता क्या क्या है। तो भारत के पूर्व महान्यायवादी MC सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व हालांकि कोई विधिक अधिकार एवं कोई कानूनी उपचार नहीं बताते, फिर भी वे निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय एवं लाभदायक हैं, ठीक है। यानी कि भारत के जो पूर्व महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़ के अनुसार जो है नीति निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते हैं, लेकिन ये फिर भी कई मामलों में लाभदायक होते हैं। तो कैसे हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, ये अनुदेशों की तरह है या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं और ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हैं। और इस अगला पॉइंट क्या है, ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है। इसके बाद देखते हैं आगे। तो आगे है, ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका या कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा निर्देशित भी करते हैं, ठीक है। और ये है अगला, ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और एवं बंधुत्व के प्रति जो है बल मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं, मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव, यानी कि जो मूल अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें टकराव कहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर ये दोनों जो है एक दूसरे के विरोध के रूप में देखे जाते हैं। तो एक और मूल अधिकारों की न्यायोचितता और निदेशक तत्वों की गैर न्यायोचितता तथा दूसरी ओर निदेशक तत्वों अनुच्छेद 37 में जो कि वर्णित है को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता ने दोनों के मध्य टकराव को जन्म दिया है। यह स्थिति संविधान लागू होने के समय से ही है और चंपाकम दोहराइजन मामले 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे और इसमें घोषणा की गई है कि निदेशक तत्व जो सिद्धांत हैं मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे। यानी कि क्या है कि नीति निर्देशक तत्व और जो मूल अधिकार है
तो जब इनमें टकराव की बात आती है तो मूल अधिकारों को जो है क्या किया जाता है, प्राथमिकता दी जाती है। मूल अधिकारों को ज़्यादा वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि मूल अधिकारों को जो है लागू करवाने के लिए न्यायालय जो है वो राज्य सरकारों को आदेश भी दे सकती है, लेकिन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उन्हें लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं होते हैं, उसमें न्यायालय का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार देखने को मिलता है कि ज़्यादा प्रभावी मूल अधिकार देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर दोनों में टकराव देखने को मिलता है। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या है। लेकिन यह भी तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। इसी के फलस्वरूप संसद ने प्रथम संशोधन अधिनियम 1991 और चौथा संशोधन अधिनियम 1955 एवं 17वां संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा कुछ निर्देशों में इसे लागू करवाया है। यानी कि इसके तहत कुछ निर्देशों में जो है इनको लागू करवाया गया है। इसके बाद देखते हैं मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों के मध्य विभेद, यानी कि अंतर देखते हैं कि दोनों में क्या महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपीपीएससी मेंस में ये पूछा जा सकता है। तो पहले मूल अधिकार देख लेते हैं एक तरफ, और एक तरफ है नीति निर्देशक तत्व। तो ये नकारात्मक है, जैसा कि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित है। यानी कि मूल अधिकार जो हैं कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार इनके कारण नहीं कर पाती हैं, अपने कानूनों को लागू नहीं करवा पाती कई बार, क्योंकि उससे मूल अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, और ये सकारात्मक है, राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। यानी कि राज्य कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता महसूस करते हैं और इनका जो है शामिल करते हुए ही अपनी राज्य की नीतियाँ नियम बनाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, मूल अधिकार जो है न्यायोचित होते हैं और इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। यानी कि यदि इसकी अवहेलना की जा रही है, मूल अधिकारों को नहीं माना जा रहा है किसी के द्वारा, तो न्यायालय क्या कर सकती है, इसे जबरन लागू करवा सकती है। ठीक है, इसके बाद नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये गैर न्यायोचित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, और अगला क्या है इसका मूल अधिकार में देखते हैं, तीसरा क्या है, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। किसका, मूल अधिकारों का उद्देश्य जो है देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। इसके बाद इसका जो निदेशक तत्वों का तीसरा पॉइंट क्या है, तो इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट है, मूल अधिकारों में ये कानूनी रूप से मान्य है और निदेशक तत्व जो हैं इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। यानी कि कानूनी रूप से इसे मान्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है अगला। तो ये मूल अधिकार जो हैं ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार से ये व्यक्तिक हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हैं ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह ये समाजवादी है, यानी कि पूरे समाज के लिए बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व, लेकिन मूल अधिकार एक प्रत्येक व्यक्ति जो है का मूल अधिकार अपना मूल अधिकार होता है, जिसे जो है जब मनवाने के लिए वो न्यायालय तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला, मूल अधिकारों को इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतः लागू हैं, और इन्हें लागू रखने विधान की आवश्यकता होती है। कि इन्हें नीति निर्देशक तत्व को लागू रखने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार में न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे। यानी कि यदि कोई भी नियम कानून इस प्रकार से बनाए गए हैं जिससे कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो न्यायालय क्या कर सकती है, उसे जो है रद्द कर सकती है, उस कानून को खारिज कर सकती है। लेकिन निदेशक तत्वों के संबंध में उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकती। यानी कि यदि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हुआ है किसी भी नियम या कानून को बनाने में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि न्यायालय उस नियम या कानून को रद्द नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं कौन कौन से हैं और किस किस अनुच्छेद में ये वर्णित है। ठीक है, तो एक तरफ अनुच्छेद का नाम है और विषय वस्तु उनसे रिलेटेड किस अनुच्छेद में ये क्या चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 36 से लेके
जो है 51 तक क्या है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 36 में राज्य की भाषा यानी कि राज्य की भाषा के संबंध में चर्चा है नीति निर्देशक तत्वों में। इसके बाद 37 में इस भाग में जो है इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करने की जो बताया गया है अनुच्छेद 37 में। इसके बाद 38 में राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात जो है कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत भी बताए गए हैं। और 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, कि यानी कि सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। यानी कि कई वर्ग देश में ऐसा है जो कि कानूनी रूप से सहायता ले पाने में जो सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से कानूनी सहायता ले पाने में, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें न्याय दिया जाए और कानूनी सहायता निःशुल्क रूप से प्रदान की जाए। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के ऊपर जो कि अक्षम है कानूनी सहायता लेने में, तो वो यदि कोर्ट में जाता है तो वह यदि वकील नहीं कर पाता है तो क्या होता है कि उसे एक सरकारी वकील कोर्ट के द्वारा दिया जाता है जो कि उसके पक्ष की पैरवी कर सके। ठीक है, अगला क्या है 40 में अनुच्छेद 40 में क्या वर्णित है, ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है, यानी कि गठन ग्राम पंचायतों को करने के लिए अनुच्छेद 40 में कहा गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता देने की बात अनुच्छेद 41 में कही गई है। अनुच्छेद 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को निर्वाह वेतन देने की बात आदि कही गई है। इसके बाद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता देने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं 43B में सरकारी सहकारी समितियों को प्रोत्साहन की बात कही गई है। और 44 में कहा गया है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यानी कि यदि कोई भी नागरिक है किसी भी जाति वर्ग है तो उसके लिए समान कानून होने चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये ना हो कि एक व्यक्ति के लिए दूसरा कानून और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कानून। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। अनुच्छेद 44 में ऐसा बताया गया है। और 45 में क्या बताया गया है, तो बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 45 में, यानी कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की बात। और अनुसूचित 46 में कहा गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात कही गई है, किसमें, अनुच्छेद 46 में। इसके बाद अनुच्छेद 47 में पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने, जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन करने का भी जो है चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 48A में। इसके बाद 49 में अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारकों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना जो है चाहिए, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 49 में। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण बताया गया है। ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 50 में। और अनुच्छेद 51 जो कि लास्ट है नीति निर्देशक तत्वों का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात जो है अनुच्छेद 51 में कही गई है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, ये क्यों जरूरी हैं और इनका मूल अधिकारों से क्या टकराव है। ठीक है, ये किस प्रकार से इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कंप्लीटली देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो आई होप कि वीडियो अब आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।